हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड मैथमेटिक्स। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था साइंस का टॉप एमसीक्यू का सीरीज, उसका आज पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं जो टीसीएस ने अब तक पूछ रखा है और ये काफी बार प्रश्न रिपीट होते हैं और इन सारे प्रश्नों में जितने भी कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं उन सबको हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्या आज के क्वेश्चन में है देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की कमी में से निम्न में से कौन सा रोग होता है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, काफी खूबसूरत ऑप्शन है। कौन कौन है भाई? तो पहला है रिकेट्स, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है बेरी और चौथा है क्वाशियोरकर। तो इनमें से कौन सी बीमारी आपको प्रोटीन की कमी से होगी? तो देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में करा रखा था सारी बीमारियों के बारे में, मतलब किस विटामिन की कमी से, किस प्रोटीन वगैरह वगैरह की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो सारा कुछ हमने आपको करा रखा था। यदि आपने वो वीडियो देखा है तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से जरूर देखिएगा। फिर अभी आई बटन पे आ रहा होगा वीडियो, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आप समझते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग प्रोटीन का एक ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या है प्रोटीन में। तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। किससे किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के हमारा प्रोटीन बना होता है। ये 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स में से 10 अमीनो एसिड जो हैं ये हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और 10 अमीनो एसिड जो हैं ये हम भोजन में प्राप्त करते हैं और उसको आरएनए जो होता है सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनाता है। ओके, और ये प्रोटीन जो होता है ये सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं और प्रोटीन बनाने का काम वहां किया जाता है। और ये देखिए ये एसेंशियल होता है आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, साथ साथ सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए। जो भी आपके चेहरे का मतलब पूरे शरीर का जो सेल है वो हमेशा बनते रहता है, मरते रहता है। तो जो मर गया उसको नया बनाएगा कौन? तो ये बनाता है आपका कौन है? प्रोटीन। ठीक है, और ये एसेंशियल है आपके बॉडी के ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। साथ साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसको उपापचय कहते हैं, यानी कि दिन पर दिन आपकी जो शरीर में गतिविधि हो रही है, खाना पचना, खाना खाना, भूख लगना वगैरह वगैरह जितना भी प्रक्रिया हो रहा है, इन सभी को हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंदर समझते हैं। यदि कोई सजीव है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होना जरूरी है, अन्यथा वो सजीव रहेगा ही नहीं, वो निर्जीव हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म हर सजीव के अंदर होता है और ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है? तो ये भी रेगुलेशन का काम करता है प्रोटीन। 1 ग्राम यदि आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ये कैलोरी कहां से आ गया। तो मानव शरीर में जो एनर्जी यूज होती है इसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। बाकी जो ऊर्जा का एक एसआई मान अलग है, लेकिन हम शरीर में जो एनर्जी यूज करते हैं उसको किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो 1 ग्राम यदि आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। और ये ऊर्जा का ही माप मतलब शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए इसके लिए भी एक निर्धारित पैमाना बनाया गया है कि यदि कोई शहरी युवा है या फिर कोई ग्रामीण युवा है, उन दोनों को अलग अलग मात्रा में खाना लेना होता है। यदि कोई शहर में इंसान रह रहा है तो उसको 2700 के आसपास कैलोरी ऊर्जा लेनी होती है, लेकिन यदि गांव में रह रहा है तो 2400 कैलोरी में उसका काम हो जाएगा। उस तरह से महिलाओं का भी कुछ डेटा है कि यदि शहर में रह रही है तो उनको 2300 कैलोरी के आसपास ऊर्जा चाहिए और गांव में रह रही है तो 2000 कैलोरी ऊर्जा में उनका काम हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें निर्धारित किया गया है। आगे बात करते हैं ये क्या करता है। तो ये प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम्स का, हार्मोन्स का और एंटीबॉडीज का। यदि आपका शरीर किसी रोग से सुरक्षित है, आपके शरीर में हार्मोन्स पूरी तरह से बन रहे हैं, तो समझिए कि आपके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रोटीन की कमी आपको नहीं है। यदि ये सारे काम नहीं हो रहे हैं तो समझिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा। आपको दूध पीना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, मछली खाना पड़ेगा, मीट खाना पड़ेगा, दाल खाना पड़ेगा और सोयाबीन खाना पड़ेगा। और आपने सुन रखा होगा कि सबसे रिच सोर्स यदि कोई माना जाता है प्रोटीन का तो सोयाबीन होता है। ठीक है, तो सोयाबीन आप खाइए, कच्चा सोयाबीन खाइए या फिर वो जिसका बरी होता है। एक्चुअली उसमें सोयाबीन जो बरी आप लोग खाते हैं सब्जी में, उसमें तो होता ही नहीं है प्रोटीन, वो तो उसका मतलब खोया होता है, समझ रहे हैं ना? वो रस निकालने के बाद जो खोया बच जाता है उसका बरी बनाया जाता है। तो उसको खा के मत समझिए कि हम बहुत चीज खा लिए एक में प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। जो सोयाबीन का दाना आता है वो खाइए, उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। और दौड़ने वाले बच्चे जितने हैं उनको तो खाना ही चाहिए। ठीक है, तो दाल और प्रोटीन के लिए मतलब सोयाबीन आपको जरूर खाना चाहिए। इससे बीमारी कौन कौन सी होती है? देखिए इससे यदि आप बड़े हैं मतलब एडल्ट या फिर उससे और भी बड़े हैं तो आपको रेड हेयर्ड बॉडी का जो समस्या है ये झेलने को मिल सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी जो होगी वो लाल लाल इस पे दाग हो जाएगा, उसका जो
बाल होगा बॉडी पे वो लाल हो जाएगा। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बीमारी देखी जाती है, उसको मरास्मस कहते हैं। बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरास्मस। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे वापस से। इसमें कह रहा था कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी, तो प्रोटीन की कमी से आपको होती है क्वाशियोरकर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। देखिए बात आती है अशुद्ध रक्त संचार की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रक्त कितने तरह का भाई। तो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, इन दोनों का संचार आपके शरीर में लगातार होता है, ठीक है। अच्छा, जो संचार का माध्यम वो मैं एक डिटेल्स वीडियो में कराऊंगा। अभी आप समझिए कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त जो है आपके शरीर में चल रहे हैं। तो जो धमनी होती है, जिसको आप लोग आर्टरी कहते हैं, वो क्या करती है? ऑक्सीजन वाला रक्त लेके चलती है, मतलब ऑक्सीजन से भरपूर रक्त। और जो वेन्स होते हैं, यानी कि जिसको आप लोग धमनी और सिरा जिसको कहते हैं, वो अशुद्ध रक्त लेके चलता है। लेकिन एक यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्या, कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ध्वनि ये वेन्स होती हैं, ये अपना काम उल्टा करती हैं। पल्मोनरी वेन का मतलब होता है फुफ्फुस सिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा जो है ये शुद्ध रक्त लेके चलता है, और फुफ्फुस धमनी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। ये चूंकि धमनी का काम है शुद्ध रक्त लेके चलना, लेकिन फुफ्फुस धमनी की जैसे हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, तो ये अशुद्ध रक्त लेके चलता है। अब इसके बारे में और भी जानकारी जब डीप हम बताएंगे ब्लड और सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, तो आपको और बताएंगे क्यों ऐसा ये करता है, ऐसा ये क्यों करता है, इसके बारे में आप डीप जानेंगे वहां पे। बस यहां पे क्वेश्चन समझिए कि निम्न में से अशुद्ध रक्त कौन संचार करता है। तो आपको लग रहा होगा कि आर्टरी है तो शुद्ध ना करेगा, नहीं, आर्टरी है लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? अशुद्ध रक्त का संचार करेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ये आपके हार्ट का पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट आर्टरी से हमारा हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है। कौन कौन चैम्बर्स होते हैं? तो चारों देखिए यहाँ पे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और ये राइट आर्ट्रियम। इधर होता है आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम ऐसे होते हैं, मतलब दायां निलय बायां निलय, और इसको शायद कहते हैं वेंट्रिकल को आप देख लीजिए क्या कहते हैं हिंदी में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा उत्तक मिलता है? आप कहेंगे प्रचुर मात्रा में उत्तक मिलता है, अरे सबसे ज्यादा उत्तक कौन पाया जाता है, इसी को हम लोग कह लेंगे कि प्रचुर मात्रा में कौन होता है। तो उत्तक यहाँ पे हम 2 तरह के आपको बताएंगे। पहला उत्तक हो जाएगा हमारा कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक मतलब जोड़ के रखता होगा, कनेक्ट करके रखता होगा, उसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको शरीर को पूरा कनेक्ट करके कौन रखता होगा? तो आपके शरीर में ब्लड एक ऐसा चीज है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। और भी देखिए इधर है, ब्लड हो जाएगा आपका, बोन्स हो जाएंगे आपके, साथ साथ लिगामेंट्स। अच्छा, लिगामेंट किसको कहते हैं? लिगामेंट जहां पे बोन और बोन आपस में जुड़ता है, यानी कि हड्डी हड्डी दूसरा, जैसे यहाँ पे एक हड्डी अलग है और ये हड्डी अलग है, ठीक है, ये दोनों जहां जुड़ रहा है तो हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ रहा है, तो इस जोड़ को हम कहते हैं लिगामेंट। अब आजकल क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास जाता है, हाथ टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सब सीधे नहीं कहता है कि हड्डी टूट गया है, लिगामेंट टूट गया है आपका। अब आप भी फेर में पड़ते हैं कि साला लिगामेंट कैसे टूट गया, गिरे थे तो हड्डी टूटना चाहिए, लिगामेंट कैसे टूट गया? अरे लिगामेंट वही है, हड्डी हड्डी जहां जुड़ा हुआ है वही टूटा है। अब आपके पैसा बनाने के लिए बस लंबा चौड़ा नाम बता दिया कि लिगामेंट टूट गया आपका। समझ गए लिगामेंट क्या है? लिगामेंट होता है जहां बोन बोन आपस में जुड़ते हैं, और जहां पे बोन मांसपेशी से जुड़ता है उसको टेंडन कहते हैं। जहां पे आपकी हड्डी मांसपेशी से जुड़ रही है उसको टेंडन कहते हैं, और जहां पे हड्डी हड्डी आपस में जुड़ा है उसको लिगामेंट कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर रखिएगा आप। तो लिगामेंट जहां बोन बोन जुड़ता है, टेंडन जहां पे मसल्स और बोन जुड़ती हैं, साथ साथ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? जहां पे आपकी कमजोर हड्डियां, मतलब मुलायम हड्डी, जैसे कान की हड्डी काफी मुलायम होती है, नाक की हड्डी देखिए से आप हिला रहे हैं तो हिल रहा है ना, काफी मुलायम होती है। तो ये सारी हड्डियां जो होती है कार्टिलेज की बनी होती है। ओके, साथ साथ एरियोलर स्किन मसल्स जो होते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में जो चीजें होती हैं वो भी सब किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। और दूसरा एक टिश्यू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या आता है भाई? इसमें आपकी बॉडी जिससे कवर है, आपकी बॉडी जैसे चमड़ा से आपकी बॉडी कवर है ना, तो ये होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी की सुरक्षा हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है आपकी बॉडी, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसी एपिथेलियल टिश्यू के ठीक पीछे में वसा जमा होता है, जिस कारण से ठंड के समय में महिलाओं को ठंडा कम लगता है। कैसे?
जैसे ही ठंडा आएगा, कोई पार्टी होगा, तो महिलाएं जो होती हैं एक वो साड़ी पहनेगी, पहुंच जाएगी, और आप सूटर जैकेट सब पहन के पहुंचेंगे। अब वहां जाकर पार्टी में खूब बढ़िया से घूमेगी, एंजॉय करेगी, गोलगप्पा खाएगी, चाट खाएगी। खाने होने के बाद यदि आप उसके साथ गए हैं तो आने के समय में कहेगी बाप रे बाप बहुत ठंडा लगा था। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, लेके तो आई नहीं है, अना पहन के आई है, अपना जैकेट खोल के दीजिए। ऐसा मत करना, पूर्वक मर जाएगा ठंडा में, गाड़ी तुरंत चलाना होगा, समझा। तो ये एपिथेलियल टिश्यू की वजह से उनको ठंडा कम लगता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू उनके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके ठीक पीछे वसा है, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा वसा ज्यादा पाई जाती है, इस कारण उनको ठंडा नहीं लगता है। और खाना पीना खाने के बाद जब मन निश्चिंत हो जाता है ना, तब लगता है कि अब ठंडा लग रहा है। पहले तो पूरा जोश में थे ना, एकदम बस जा रहे हैं, मेकअप वेकअप करेले हैं, कैसे ढक के चले। अब बाद में लगता है कि अब तो पार्टी हो गया, अब क्या जरूरत है। तब ध्यान रखना है कि उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, एपिथेलियल टिश्यू। ये आपके स्किन, लिनिंग ऑफ द माउथ, लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोली, इन सब में आपको पाया जाता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा उत्तक पाया जाएगा भाई, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होगा ये आपका शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अरे मेल खाना क्या है, इसमें देखो कैसे कैसे मेल खिलाते हैं। बात आती है रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था। कैसा सेल, डेड सेल, जिंदा सेल नहीं, मरे हुए सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो जिंदा सेल की खोज किसने की भाई, तो जिंदा सेल जो है ये खोज किया था लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था, जिंदा सेल। रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। जितने सेल होते हैं इस तरह का, यदि सेल हो तो इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ये छोटा गोल का, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। और फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं, ये थियोफ्रस्टस को कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं, थियोफ्रस्टस को। अब बात आती है कि बोटनी कहां से आ गया सर। सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ये होते हैं कौन, अरिस्टोटल, जिसको आप लोग जूलॉजी के पिता भी समझते हैं। जूलॉजी या फिर पूरे बायोलॉजी के पिता कहें तो कौन होंगे, अरिस्टोटल। लेकिन यदि हम बात करते हैं बोटनी की, क्योंकि सबसे पहले हम लोग केवल जानते थे कि पौधे सजीव नहीं हैं, ये केवल जो हम जीव हैं यही सजीव हैं, तो इसके बारे में बताया था किसने, अरिस्टोटल ने। तो हम लोग इनको जानते थे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पौधे भी जो हैं ये भी जीवित हैं, बोटनी है, इसी का जो स्टडी होता है उसको बोटनी कहते हैं। तो इसके फादर कौन हो गए, थियोफ्रस्टस। ओके, यहां पे था कि कौन गलत था, तो रॉबर्ट हुक वाला गलत था, ये सेल थ्योरी नहीं, इन्होंने सेल का खोज किया था। अच्छा, तो बात आती है कि सेल थ्योरी तब किसने दिया था, है ना मामला, कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी। अच्छा, सेल थ्योरी का मतलब जो भी सेल है वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में तो समझना होगा आपको। तो यही समझाया था किसने, स्लाइडेन और स्वान ने। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका की विशेषता है। सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका में होता क्या क्या है। देखिए, कोशिका के ये जो कुछ पार्ट्स हैं जिसको मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। क्या क्या है पार्ट्स भाई कोशिका के, देखिए दोनों कोशिका, चाहे प्लांट्स की हो या फिर एनिमल की हो, इन दोनों कोशिकाओं में क्या क्या मिलेगा ये चीज आप समझिए। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी अच्छी नजर आए। दोनों में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। दोनों में गोल्जी बॉडी मिलेगा, जिसको लोग गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं, ये भी दोनों के शरीर में आपको मिलेगा, ठीक है। साथ साथ गोल्जी उपकरण जिसको कहते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दोनों के अंदर मिलेगा, ठीक है, अंतर प्रदवी जालिका जिसको कहते हैं। साथ साथ दोनों में न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों में साइटोप्लाज्म मिलेगा, दोनों में राइबोसोम मिलेगा। ये सब दोनों में मिलेगा, चाहे पादप का हो चाहे जीव का हो, ये दोनों में मिलेगा। तो अलग अलग क्या होता है, जो एनिमल सेल होते हैं इसमें सेल वाल नहीं होता है, यानी कि सेल तो होता है उसके बाहर से कवर नहीं होता है, ये केवल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ सेल होता है, उसके ऊपर से छिलका नहीं होता है। और ये पौधे जो होते हैं, क्योंकि इनको कपड़ा तो पहनना नहीं है, हमको कपड़ा पहनना होता है, तो हमारा शरीर है इसके ऊपर से कपड़ा पहन लिए, तो कुछ कहीं छिलाएगा तो कपड़े पहन लगेगा, तो हमारा कपड़ा बचा लेगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कि पौधों के सेल के बारे में, तो पौधे का जो सेल होता है वो आप पौधे के पास से खड़ा होते हैं, खड़ा होकर लगते हैं इसे नोचने, अरे नोचोगे तो सेलवा मर नहीं जाएगा, तो वो अपने आप का बचाव करने के लिए क्या करता है कि ऊपर से सेल वाल बना के रखता है। सोचो प्रकृति ने क्या क्या दिया है, प्रकृति ने उसके ऊपर से वो प्लास्टर कर दिया है कि तो नोच, कुछ हो भी नहीं करेगा, तो वही होता है सेल वॉल। ओके,
तो उसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, हमारे शरीर में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। उनमें वॉक्यूल्स जो होते हैं, वॉक्यूल जिसमें हमारे शरीर में जो पानी भरा हुआ है, आपको पता है कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। तो पनिया का यहाँ टंकी है कहीं, यदि टंकी रहता आपके पनिया शरीर में कहीं पानी का, जैसे छेदते तो पता चलता हरा हरा पानी 70 लीटर 70% निकल गया। कौन 100 किलो का आदमी है तो 70 किलो पानी ऐसे हरा हरा गिर गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक सेल में वॉक्यूल्स होता है और उसी वॉक्यूल के अंदर पानी भरा होता है। ओके, तो पौधे जो होते हैं उनको पानी का ज्यादा जरूरत होता है, इसलिए इनमें वॉक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है और हमारे शरीर में काफी छोटा होता है या फिर नहीं होता है। साथ साथ इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों क्लोरोप्लास्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये रंग प्रदान करता है, तो उनमें हरा रंग, लाल रंग वगैरह वगैरह, तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। हमारे शरीर का जो रंग होता है काला और गोरा, ये दूसरे चीज होता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पौधों में रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, हमारे शरीर में क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं होती है। इनमें फ्लेजला में जो गैमेट्स होते हैं, इनमें फ्लेजला पाया जाता है हमारे अंदर, मतलब सब में फ्लेजला होता है, लेकिन इनमें फ्लेजला ओनली इन गैमेट्स। गैमेट्स क्यों कहते हैं? यहाँ पे नर और मादा का ओवम और स्पर्म आपस में मिलता है, वहां पे ये बनता है, तो गैमेट्स इसमें फ्लेजला पाया जाता है, यहाँ फ्लेजला हमारे शरीर में पाया जाता है और इसमें केवल गैमेट्स में पाया जाता है। अब बात आती है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिका की विशेषता नहीं है? तो लार्ज वॉक्यूल जो है ये इनमें होता है। पादप कोशिका में लार्ज वॉक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडीज भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो दोनों में था, लेकिन लार्ज वॉक्यूल जो है ये सिर्फ प्लांट में था। तो किसकी विशेषता है? प्लांट की विशेषता है, हमने नहीं पढ़ लिया था, तो है कि पादप की विशेषता है। तो लार्ज वॉक्यूल जो है ये पादप की विशेषता है, क्योंकि ये लार्ज इनमें होता है, हम में काफी स्मॉल होता है या फिर नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफेद कपड़े आपको काले कपड़ों की तुलना में ठंडा क्यों रखते हैं? देखिए, आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सवाल है कि सफेद कपड़े काले कपड़े की अपेक्षा आपको ठंडा क्यों रखते हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हमको गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए, काले कपड़े क्यों नहीं। देखिए, होता क्या है कि आपने पढ़ रखा होगा ऊर्जा का चैप्टर में कहीं कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी मतलब जनरेटेड और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को हमारे शरीर में कपड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब करके दिया जाता है। कैसे सर? तो जो जितना बढ़िया अवशोषक होता है वो उतना ही बढ़िया उत्सर्जक होता है। ये कहने का मतलब है कि जो चीज, जो बॉडी, जो थिंग्स जितना ज्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज भी करता है। तो जो काले कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा सन से जो लाइट आ रहा होता है या फिर जो भी एनर्जी आ रही है उसके अब्जॉर्ब करके अपने पास रखते हैं। जब अब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज भी करेगा, इस कारण से शरीर को हमारा गर्मी लगेगी। लेकिन जो व्हाइट कपड़ा होता है वो जितना लाइट उस पर आ रहा है या फिर जो भी एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई चीज हमें किसी कलर का क्यों दिखता है? जैसे हम अभी जो शर्ट पहने हुए क्रीम कलर का, कैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये बाकी सारे कलर्स को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बस ये क्रीम कलर को ही ये एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कोई काला कपड़ा पहना हुआ है तो वो काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सन के लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, इस कारण से वो काला दिख रहा है। यदि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो वही कपड़ा उजला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि जब जो जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उतना ही गर्मी प्रदान करेगा। तो उजला कपड़ा जो होता है वो शोषित ही कम करता है, तो गर्मी भी कम प्रदान करता है। इस कारण से उजले कपड़े हमको ठंडा रखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि द रिफ्लेक्ट द होल लाइट, ये पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं गुड ऑब्जर्वर होते हैं एज वेल एज गुड इमिटर भी होता है, और व्हाइट जो होता है ये बैड ऑब्जर्वर होता है और बैड रिफ्लेक्टर होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। महासागरीय धाराएं, इनका किसका उदाहरण है? इनमें से महासागर में जो धाराएं चलती है वो इनमें से किसका उदाहरण है? सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि जो भी धाराएं चलती हैं वो किस तरह की होती हैं। ठीक है, किस तरह की होती है इन द सेंस, जैसे देखिए कोई चीज, धारा का मतलब किसी चीज का कंटिन्यू फ्लो, पानी चल रहा है तो पानी का धारा, आग कहीं बहने लगे तो आग का धारा हो जाएगा। समझ रहे हैं? रुपया उड़ रहा है तो रुपया का पूरा धारा बह रहा है। समझ रहे हैं? तो धारा मतलब किसी चीज का कंटिन्यू फ्लो जो होता है उसी को धारा कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि यदि महासागर में जो धारा चल रही हो किस तरह के, इसको जानने से पहले हम तीनों मीडियम्स में धारा को चलने की बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए
यदि एक लोहा का आप छड़ ले लें और लोहा के छड़ को वहां दिया रखिए, ऐसे करके उसको जलाइए और ऊपर लोहा का छड़ रख दीजिए, तो धीरे धीरे वहां गर्म होगा। गर्म होते तो आपको एक समय आएगा कि आपके हाथ में गर्मी लगने लगेगी कि अरे बहुत गर्म लग रहा है, आप छुएंगे नहीं। समझ रहे हैं? तो ये वहां से लोहा में चल के एनर्जी यहां तक आया, इसको कहते हैं हम लोग चालन। क्या कहते हैं? चालन। इसको इंग्लिश में देखा है तो कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंडक्शन कहते हैं। किस में? ये ठोस में होता है। कंडक्शन किस में होता है? ठोस में। अब जो द्रव होते हैं इनमें कन्वेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप पानी उबालिए, पानी जब उबालते हैं तो नीचे वाला पानी ऊपर, ऊपर वाला पानी नीचे, नीचे वाला पानी ऊपर, ऊपर वाला पानी नीचे, इस तरह से होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन। और यह संवहन जो होता है ये द्रव में और गैस में भी कभी कभी देखने को मिलता है। और बात आती है रेडिएशन की, जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं। ये सिर्फ सनलाइट में आपको देखने को मिलेगा, फिर अति ऊर्जा जहां रहेगी, जहां से लाइट इमिट होकर आपको एनर्जी देता रहेगा, वहां पे आपको रेडिएशन देखने को मिलेगा, जिसको विकिरण कहते हैं। अब बात आती है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द वर्टिकल मोशन और मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट। किसी भी हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम पार्टिकल्स कैरी हीट, मीडियम ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन। कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन जो होता है यानी कि संवहन जो है ये द्रव और गैस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। रेडिएशन जो है ये खास करके गैस में देखने को मिलता है और कंडक्शन जो है ये ठोस में देखने को मिलता है। तीन तरह के चालन आपको हमने बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी को वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश दिखाई कैसा देता है? वायुमंडल जब पृथ्वी में अनुपस्थित हो तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा कि जब अंतरिक्ष मंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको आकाश कैसा दिखता है? तो उनको आकाश काला दिखता है। तब बात आती है काला क्यों दिखता है? फर्स्ट तो आप इसमें जाते हैं कि काला, चल मान लिए कि काला दिखता है, तो काहे दिखता है? मन में ये प्रश्न आना चाहिए। यदि आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो लाइए कि काला का है। हम पढ़ा रहे हैं साइंस, तो हमारा मतलब मजबूरी है कि हमको बताना ही है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सन से जो लाइट चलता है उसका स्कैटरिंग होता है। अब फिर फंसा दिए ना, स्कैटरिंग को चीज। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि मान लो किसी सोर्स से कोई लाइट चला, वो किसी चीज से यदि टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा? छिटक के इधर उधर निकलना शुरू करेगा। जैसे मान लो एक सोर्स है, यहां से लाइट निकल रहा है, ठीक है, इसको पीला कर लेते हैं और आपको ज्यादा मजा आएगा, हो सकता है। ठीक है, चलो ये ले लिए। तो यहां से लाइट निकल रहा है और एक लाइट मानते हैं इधर से चला और यहाँ पे कोई धूल का कण मिल गया, तो क्या करेगा? यहाँ पे जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद इधर उधर बिखरेगा और इसी बिखरने को कहते हैं हम क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब बिखरा तो वहां पे ऐसा प्रकाश फैलेगा और कुछ एनर्जी जो है इसका सोख लेगा ये, और होगा क्या कि इस आसपास के पूरे एरिया को जिस कलर में बिखरेगा उसी कलर का बना देगा। तो कहता है कि बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जब वायुमंडल में अनुपस्थित होगा, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति जब रहेगी तो वहां पे कोई स्कैटरिंग होगा नहीं, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो ये जो दिखेगा काला दिखेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। बड़े दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक जो है वो किस प्रकार के दर्पण का यूज करता है? आप लोग अक्सर जाते होंगे दांत या आंख के डॉक्टर के पास, खास करके दांत के डॉक्टर के पास, तो आपके मुंह के अंदर जैसे कहता है मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, आप ऐसे करते हैं, आपके मुंह में झांक कर नहीं देखता है, वो एक ऐनक में देखता है। एने से वो ऐनक लगाता है, ऐनक में झांक कर देखता है, आपका आंतवा बड़ा बड़ा दिखता है। तो वो देखने के लिए किसका यूज करता है? तो वो यूज करता है दोस्तों किस मिरर का? तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, ये डॉक्टर्स यूज कर लेते हैं, दांतों के डॉक्टर, या फिर हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। मतलब अवतल दर्पण का काम आपको क्या समझ में आया कि वो चीजों, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने का काम करता है अवतल दर्पण। अब दूसरा एक आता है उत्तल दर्पण। ये छोटे एरिया में ज्यादा बड़े चीजों को कवर करके दिखाता है। जैसे आप गाड़ी के साइड मिरर में लगाते हैं और उसमें आपको पूरे रोड का नजारा दिखता है, तो पूरा रोडवे इतना बड़ा है वो नहीं ना, छोटा है लेकिन फिर भी दिखता है ना। लेकिन उस पर एक चीज लिखा होता है, कभी आपने ध्यान दिया है? उस पर लिखा आता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन द अपीयर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो हो सकता है कि जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा क्लोज आपके साथ हो, तो आपको अपनी दूरी मेंटेन करके चलनी होगी। ठीक है, तो कई को लगता है खाली पीछे देखने के लिए कि कौन आ रही है पीछे से, अरे कौन आ रही है, मार देगी तो फेंका जाओगे। वो पापा की परी है, उड़ना जानती है, चलाना नहीं जानती है, बच के चलो। समझ गए? बात करते हैं आगे। प्लेन मिरर जो होता है इसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं,
घर में, और ये क्या करता है, इसमें एक तरह का मतलब एक अलग तरह का परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि चीजें ऐसे मतलब पार्श्व परिवर्तन होता है, बायां दायां और दायां बायां दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाभ पाने के लिए एक साथ एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है, क्यों? देखिए, एथलीट जो होता है लंबी कूद से पहले इसलिए दौड़ता है ताकि उसका मोमेंटम जो हो वो बरकरार हो जाए, मोमेंटम बरकरार हो जाए। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा होगा, या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप पढ़े हैं, उसमें बताया गया है कि कोई बॉडी जब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उसको बाहरी बल न लगे, और ये कोई बॉडी चल रही है तो हमेशा चलना ही चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा उसको रोका न जाए। तो यदि कोई चल रहा है तो चलना ही चाहेगा, तो उसी का यूज कर लिया जाता है कहां पे, इनर्शिया, ये लंबी कूद के लिए। जैसे ही एथलीट दौड़ के आता है, दौड़ के आने के बाद वो क्या करता है कि छलांग लगा देता है, और छलांग लगाते ही क्या होता है कि जो उसमें एनर्जी दौड़ने से बनी हुई थी वो कूदने में यूज हो जाती है, वो लंबा कूद पाता है। तो लाभ पाने के लिए एन एथलीट क्या करता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का यूज करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटाखों में दिखाई देने वाला हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने दिवाली में बहुत सारे पटाखे छोड़े होंगे, अब आपको बताना है कि कौन कौन से रंग का आपने पटाखा छोड़ा, वो क्यों हुआ। तो चलिए हम बता देते हैं, आपके बदले हम काम करके आए हैं। तो व्हाइट, यदि कोई पटाखा से लाइट निकल रहा है तो इसका मतलब आपने उसमें मैग्नीशियम का यूज कर रखा है। किसका यूज? मैग्नीशियम का कर रखा है। यदि किसी पटाखे से बाबू रेड कलर का लाइट निकल रहा है तो इसका मतलब होता है उसमें से स्ट्रोंशियम मिला हुआ है। यदि ब्लू निकल रहा है लाइट तो इसका मतलब होता है कॉपर मिला हुआ है। और यदि येलो लाइट निकल रहा है तो इसका मतलब होता है कि सोडियम जो है उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है पटाखों में दिखाई देने वाला हरा रंग किसका कारण, तो हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो हमने सारे रंगों के बारे में बात कर लिया, जितने रंगों के बारे में आपने देखा होगा, जितना ही पटाखा आपने देखा होगा, तो इन्हीं में से किसी एक रंग से बनता है। ठीक है, तो देखिए व्हाइट जो होता है मैग्नीशियम, रेड स्ट्रोंशियम, ब्लू कॉपर, येलो सोडियम, और साथ में बात करेंगे हरा रंग की, तो हरा रंग आपका बेरियम के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं केवलर का। किसका यूज करते हैं? केवलर का यूज करते हैं। ये रेयॉन जो होता है एक आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब बना हुआ, फैक्ट्री में बनाया हुआ सिल्क है, ये कीड़ों से नहीं निकलता है। और सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है जिसमें पॉलीथीन आता है, नायलॉन, ओरेलॉन, डेक्रॉन, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर कहे जाते हैं। नायलॉन 6 जो होता है इससे फिशिंग नेट बनाया जाता है। आपने देखा होगा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल होता है, वो काफी मजबूत होता है, तो वो नायलॉन 6 से बना होता है। साथ साथ रस्सियां वैसे जैसे जो बंजी जंपिंग वगैरह में यूज किया जाती है, आपने देखा होगा कि लोग के कमर में से रस्सी बांध के 100 फीट ऊंचा पहाड़ से नीचे फेंक दिया, तो टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बना हुआ है किससे? नायलॉन 6 से। पीवीसी आपने सुन रखा होगा, पाइप्स आपके घर में यूज होता होगा, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है पाइप्स वगैरह बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ड्रेनेज पाइप्स, ये सब पीवीसी के आपको बने हुए मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? देखिए लड़कियों के लिए काफी महत्वपूर्ण, कि ब्यूटी पार्लर में जो आप लोग बाल सेट करवाती हैं, लाइक नो ये जाकर बैठ जाता है सैलून में, कहीं को जावेद हबीब में जाकर कटवाता है। अरे 50 रुपया के बगल में इटालियन से कटवाओ, इटालियन से। इटालियन समझते हो? जो इटालियन समझता है वो कमेंट करके बताया कि इटालियन कहाँ मिलता है सैलून, इटालियन सैलून। बचपन में आप लोग कटवाए हो तो इटालियन सैलून में इसे यूज नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े सैलून्स में यूज किया जाता है। किसका? तो देखिए सल्फर जो होता है इसका यूज किया जाता है बालों को सेटिंग करने में। आप लोग जो जेल लगाते हैं ना, इसे पूरा बलवा इसे चुचुरा जाता है, कड़ा होके खड़ा होकर इसे। आप आजकल प्रचार देख रहे होंगे उसका, पांड्या का कैसा है कट, स्क्वायर कट। तो स्क्वायर कट कैसे बनता है? वही सल्फर बेस्ड यूज करके। ठीक है, सल्फर बेस्ड यूज करता है ब्यूटी पार्लर में बाल को सेटिंग करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पीकरण की क्रिया के बारे में लिखित में से कौन सा तथ्य सही है? देखिए आपको वाष्पीकरण थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझा दूं। वाष्पीकरण का मतलब जब जल आपका उबलने लगता है तो उसमें से गैस बन के वो निकलना शुरू हो जाता है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण जो है उस पर किस किस चीज का इफेक्ट आता है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए आपको मैं बता दूं फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसको। तो यदि टेम्परेचर हाई रहेगा तो जो वाष्पीकरण का दर होगा वो तेज हो जाएगा। यदि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो भी वो जो वाष्पीकरण होगा वो ज्यादा होगा। कैसे? आप कपड़ा पसारते हैं तो ले जाकर पूरे ऐसे झाड़ के ऐसे लंबा करके पसारते हैं,
देखिए यहाँ किसी को कपड़ा खींच के ले गया, ऐसे गुजर के चला कर रख दिया और कपड़ा सूख गया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है रेयर केस में, मतलब बहुत ज्यादा तेज धूप हो तब हो सकता है कि सूख जाए वैसे ही, और वैसे चिमड़ाइल रह जाएगा। लेकिन जब झाड़ के बढ़िया से इसे लंबा करके पसार दीजिए तो उसको सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, जिस वजह से जब हवा ऊपर से बहेगी तो उतने दूर के एरिया से वो उसको लेके उड़ेगी पानी को, इससे आपका कपड़ा जो होगा जल्दी सूख जाएगा। तो जब कपड़ा पसारने जाता है तो नीचे से मम्मी चिल्लाती है, अरे झाड़ के पसारिए, काहे? झाड़ के पसारोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मम्मी भले ही साइंस नहीं जानती है, लेकिन वो ये जरूर जानती है कि झाड़ के जब पसार देंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से कपड़ा आपका सूख जाएगा जल्दी। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो हवा चल रही है उसके अंदर नमी कितनी है। यदि नमी ज्यादा रहेगी, जैसे ठंडा के दिन में नमी ज्यादा होती है तो कपड़े देर से सूखते हैं, और गर्मी के दिन में वही नमी कम हो जाती है, हवा एकदम सूखा सूखा चलता है, लू एकदम चलता है, तो उसमें कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और अगला है विंड स्पीड। हवा जितना तेज रहेगा उतना जल्दी आपका कपड़ा सूखेगा। इस कारण से कपड़ा को सूखने के लिए छत पर डाला जाता है, फिर बालकनी में डाला जाता है, रूम में नहीं। हाँ, रूम में कब? जब बरसात हो रहा है तो आप लोग पंखा चला के तब कपड़ा डालते हैं। अरे पंखा कहाँ चलाया? विंड के स्पीड को बढ़ाने के लिए। जैसे ही हवा का स्पीड बढ़ जाएगा तब आपका कपड़ा जल्दी जल्दी सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो ये क्या करता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में लिखने कौन सा सत्य है? तो इंक्रीज विथ सरफेस एरिया, ये वाष्पीकरण जो होता है इंक्रीज कर जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। लिटमस विलेन एक बैंगनी रंग का वर्णक है, किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलेन जो है या फिर लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। ये कवक और फंगस का मिश्रण होता है लाइकेन, जिससे बनता है आपका लिटमस पेपर। और आज के लिए आपका प्रश्न रहा, विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो गूगल चाचा से पूछिए और तब बताइए। उससे भी नहीं बात बन पाता है तो अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी आप जाइए टेलीग्राम पे और वहां सर्च कीजिए स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल। यहाँ पर आपको इस तरह का लोगो दिखेगा और इस तरह के लोगों में लगभग 1500 हमारे सब्सक्राइबर दिखेंगे, 400-500 वाला नहीं, 1500 सब्सक्राइबर जिसमें होंगे उसमें आप जुड़िए। उसमें आपको इस तरह के पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, साथ साथ वीडियो की भी सूचना उसमें आपको दी जाएगी। तो इस तरह से आज आपका पार्ट 4 खत्म होता है। अगले वीडियो में आपको देंगे हम पार्ट 5। तब तक के लिए जय हिंद।